हेलो दोस्त। आज से हम स्टैटिक जीके का बिहार एसएससी बिहार जेएसएससी के लिए हम लोग में जाने जाते हैं। आज से हम स्टैटिक जीके के लिए देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में जाना जाता है। तिब्बत में तांगसो नदी के रूप से जाना जाता है, जो भारत में तांगसो नदी से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र आगमन 2900 किलोमीटर सबसे बड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र सबसे कम प्रदूषित हिमालयी नदी है। ब्रह्मपुत्र के लाल नदी के रूप में भी जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता और लोहित, दिहांग और सुबनसिरी है। ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी उपनदी सुबनसिरी है। सबसे तेज बहने वाली नदी तीस्ता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को सियांग या दिहांग नदी के रूप में जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी को लोहित के रूप में जाना जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि गारो खासी पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है। ये मेघालय राज्य में स्थित है। गारो खासी जयंतिया पहाड़िया के निर्माण मालवा के पठार के रूप में समान युग में हुआ था। गारो खासी का जयंतिया पहाड़ मेघालय में स्थित है। इन पहाड़ियों का नाम विशेष रूप से क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति के नाम पर रखा गया है। मेघालय पूरब में स्कॉटलैंड भी है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम सहायक संधि किसके अनुसार हुआ था। हैदराबाद के निजाम द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। कब हुआ था? 1758 में। ये प्रथम सहायक 1798 में हैदराबाद के निजाम के हस्ताक्षर किया था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा गवर्नर 1758 ईस्वी में 1805 तक उपयोग की जाने वाली सहायक गठबंधन प्रणाली के रूप में गैर हस्तक्षेप नीति थी। हैदराबाद का निजाम 1758 ईस्वी में इस नीति पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति था। इस नीति पर 1799 ईस्वी में हस्ताक्षर करने वाला दूसरा मैसूर था। निम्नलिखित में कौन सा अष्टाध्यायी पुस्तक का लेखक है? ये पुस्तक प्राणी के द्वारा लिखा गया था। इसमें 8 अध्याय होते हैं। और जैसे कि वानभट्ट द्वारा मानते हैं कि 7वीं शताब्दी में एक संस्कृत लेखक कवि थे। शूद्रक भारत के नाटककार थे। ये तीनों संस्कृत नाटक के मूर्छकटिका था। और प्राचीन भारत में पतंजलि एक ऋषि थे जिन्हें कई संस्कृत रचनाओं को लेखक माना जाता है। पतंजलि। अब 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि जब निर्यात और आयात से अधिक हो जाता है तो यह व्यापार अधिशेष होता है। व्यापार अधिशेष तब होता है जब कोई देश आयात से अधिक उत्पाद निर्यात करता है। व्यापार अधिशेष व्यापार को सकारात्मक संतुलन का एक अतिरिक्त नाम है। व्यापार संतुलन निर्यात के कुल मूल्य और आयात के कुल मूल्य पर है। व्यापार घाटा किसको कहते हैं? इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है। व्यापार घाटा 1 नंबर में व्यापार घाटा। व्यापार घाटा में भी देख लेते हैं कि व्यापार घाटा तब होता है जब कोई देश निर्यात से अधिक आयात करता है। और व्यापार घाटा घरेलू कामकारों के लिए कम से कम कर देता है, जिससे कई लोग निम्न आय वर्ग में आ जाते हैं। अब इसमें चालू खाता है दोस्तों। चालू खाता किसको कहते हैं? चालू खाता घाटा दूसरे देशों को उत्पाद बेचकर प्राप्त धन, अन्य देशों में सामान सेवाओं खरीदने के लिए खर्च किए गए धन के बीच की कमी होती है। इसे चालू खाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सामान और सेवाओं को आमतौर पर अवैधिक उपयोग किया जाता है। राजकोषीय घाटा किसको कहते हैं? सरकार के कुल राजस्व कुल व्यय के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। यह सरकार द्वारा आवश्यक उधार है। राजकोषीय घाटा। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राष्ट्र सूची में उल्लिखित नहीं है? ये वन जो है उल्लिखित नहीं है। वन विषय जो संवर्ती सूची में आता है और अनुच्छेद 246 के तहत शक्ति का विभाजन राज्य के संघ के बीच के 3 सूत्री है। राज्य सूची के अंतर्गत 66 विषय आते हैं। इसमें 61 विषय हैं। सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, इसमें है पुलिस का ऑप्शन। पुलिस का ऑप्शन देख लेते हैं कि पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल और सुधार सट्टेबाजी, ये आते हैं राज्य सूची में। ठीक है। मछली पालन आते हैं
संघ सूची में देख लिए 97 विषय थे, लेकिन अब 100 विषय हैं। और संपत्ति सूची में 52 विषय थे, अब इसमें 52 विषय ही हैं। शिक्षा, वन, ट्रेड, यूनियन, विवाह, दत्तक ग्रहण, उत्तराधिकारी, ये संपत्ति सूची में ही आते हैं। संघ सूची में रक्षा, सोना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, बंदरगाह, रेलवे, राजमार्ग, संचार, अर्थव्यवस्था आते हैं। अब 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के प्रावधान किस देश से लिया गया है? ये लिया गया है यूएसए से। अब थोड़ा देख लेते हैं कि अमेरिका से कौन सा लिया गया था। मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति के महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना, उपाध्यक्ष को पद, ब्रिटिश संविधान से संसदीय सरकार, कानून नियम, विधायी सरकार के एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार का संबंधी लेखन, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीय है। तीसरा स्थान है जर्मनी का बीमर संविधान, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन है। जापानी संविधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया गया संपत्ति सूची, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदन का संयुक्त बैठक। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव का संशोधन का प्रक्रिया लिया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य नहीं है तो सार्वजनिक चुनाव में मतदान करने के लिए। अब देखिए स्पष्टीकरण कर देते हैं कि स्वर्ण समिति भारत के मौलिक कर्तव्यों से संबंध है। ठीक है, भारत में संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 एक मौलिक कर्तव्य को संबंधित है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य की अवधारणा यूएसएसआर से आधार से ली गई थी। 11 मौलिक कर्तव्य हैं, वे देखते हैं। स्वतंत्र संविधान का पालन करें और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान की सम्मान करें। पहला, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श को पालन करें। तीसरा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को रक्षा करें। चौथा, कि देश की रक्षा करें और आहरण करने पर राष्ट्रीय सेवाओं को प्रदान करें। समान भाईचारे का दर्जा, समग्र संस्कृति का संरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें। वैज्ञानिक स्वभाव को विकसित करें। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें। सभी माता पिता अभिभावकों को कर्तव्य और कि अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को स्कूल भेजें। और सार्वजनिक, इसमें देख लेते हैं कि इसमें कोई ऐसा तरह का तो ऑप्शन नहीं था कि सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर देख लेते हैं कि कर्नाटक युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था। ये अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में ही लड़ा गया था। कर्नाटक युद्ध ब्रिटिश और फ्रांस के बीच ही लड़ा गया था। और देख लेते हैं कि पहला कर्नाटक युद्ध के थोड़ा संक्षिप्त इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि यह 1740 ईस्वी में 1748 ईस्वी के बीच हुआ था। लगभग 8 वर्ष चला था। यह उत्तराधिकारी और ऑस्ट्रिया युद्ध के कारण एंग्लो फ्रेंच प्रतियोगिता का विस्तार था। यह 1748 में समाप्त हो गया था जब एक्सला चंपल की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। और दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 1754 के बीच में हुआ था। द्वितीय कर्नाटक की पृष्ठभूमि भारत में स्थानीय प्रतिनिधिता के द्वारा प्रदान की गई थी। 1754 में पांडिचेरी की संधि के साथ युद्ध समाप्त हो गया था। तीसरा कि कर्नाटक युद्ध 1758 से लेकर 1763 के बीच हुआ था। तीसरे कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि यूरोप में 7 साल के युद्ध द्वारा प्रदान की गई थी। बांडीबाज तीसरा युद्ध जो था वो बांडीबाज की लड़ाई के तीसरे के न्यायिक युद्ध के अंग्रेजी द्वारा जीता गया था। इसने अंग्रेजी द्वारा भारत का सर्वोच्च यूरोपीय शक्ति बना दिया गया था। ये अब 10 नंबर आगे देख लेते हैं कि किसके द्वारा जहांगीर ने मेहर उन निसा से शादी की जिसे उन्होंने नूरजहां दुनिया का रोशनी को उपाधि दी। किसने दी? जहांगीर ने दी। नूरजहां मेहर उन निसा के नाम से जाना जाता था, जो मुगल सम्राट के 20वीं और अंतिम पत्नी थी। जब 1911 में जहांगीर के नूरजहां से शादी की और अपनी सुंदर पत्नी के सम्मान में
जहांगीर ने उन्हें उसी वर्ष उनकी शादी के समय नूर महल की रोशनी की उपाधि दी, जबकि नूरजहां दुनिया की रोशनी 5 साल बाद 1616 ईस्वी में नूरजहां के मुगल काल के सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक माना जाता है। वह समय मुगल सिंहासन के पीछे असली ताकत थी। 11 नंबर की कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2017 के स्वच्छ ऊर्जा उपकरण को रूप में करते हैं। जीएसटी मुआवजा उपकरण के रूप में करते हैं। कराधान कानून संशोधन विधेयक 2017 कराधान कानून का विधेयक 2017 में 31 मार्च 2017 को लोकसभा में पेश किया गया था। सीमा शुल्क 1962 में सीमा शुल्क का ट्रैफिक अधिनियम का 1975 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 वित्त अधिनियम 2001 वित्त अधिनियम 2005 के अधिनियम को संविधान में निरस्त करने के प्रयास हैं। वर्तमान में सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत आयातित माल और सीमा शुल्क पर क्षेत्र पर तब तक रहता है जब तक उन्हें सीमा शुल्क पदाधिकारियों द्वारा मंजूरी नहीं दी जाती है। आप थोड़ा देख लेते हैं कि उपकरण के निर्देशन के संबंधित संशोधन वित्त अधिनियम 2001 और वित्त अधिनियम 2005 के अन्य कानून संबंधित कानून है। रबर उपकरण अनुसूचित उद्योगों को माल को निर्माण करने और उत्पादन चाय के उपकरण, कोयला उपकरण, बीड़ी उपकरण, जल उपकरण, चीनी उपकरण, जूट निर्माताओं के उपकरण। उपकरण क्या होता है थोड़ा ये देख लेते हैं। यह एक प्रकार के विशिष्ट उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा दिए गए एक कर है। संविधान अनुच्छेद 270 के तहत उपकर की आय के विशेष रूप में संघ द्वारा बनाया जाता है और राज्यों के साथ साझा करने की आवश्यकता नहीं है। जीएसटी के बारे में जान लेते हैं कि जीएसटी एक सुधारों के हिस्सों के रूप में यह उपकरण जीएसटी राज्यों को मुआवजा अधिनियम 2017 के माध्यम से पेश किया गया था। यह 5 साल के विद्युत पेय, कोयला, तंबाकू, ऑटोमोबाइल जैसे अधिसूचित सामानों के लिए अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर लगाया जाता है। मुआवजे के रूप में निर्धारित फॉर्मूले के आधार पर हानि उठाने वाले राज्यों को आय वितरित की जाती है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधार पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है। ये भेदभाव अनुच्छेद 15 के तहत है कि अनुच्छेद 11 क्या है। अनुच्छेद 11 है नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 14 है कानून के समस्त समानता, कानून के समान संरक्षण है। 15 है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करती है। 16 नंबर क्या है कि सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर समानता है। और आर्टिकल 17 क्या है कि असभ्यता का उन्मूलन उसके अध्ययन का निषेध है। आर्टिकल 18 जो है सेन और शैक्षणिक को छोड़कर उपाधियों का अनुमान करना। अनुच्छेद 19 है स्वतंत्रता के संबंध में यह 6 अधिकार को संरक्षण करता है। भाषण के अभिव्यक्ति, सभा, संघ, आंदोलन, आवास, व्यवसाय। और नया क्वेश्चन देखते हैं कि सैंडल पर्वत उत्तरी अंडमान में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पर्वत उत्तर अंडमान के दिगलीपुर में स्थित है। यह 731 मीटर में लंबाई के साथ बंगाल की खाड़ी 2106 फीट माउंट थलियर के दक्षिण अंडमान में 1717 फीट में माउंट हैरियट है। यह सैंडल पीक नेशनल पार्क से घिरा हुआ है। 14 नंबर कौन सा एक मार्क एक है कि गुणवत्ता की गारंटी स्टाम्प है। एक मार्क गुणवत्ता का प्रमाण पत्र है जो शासी निकाय द्वारा विनिश्चित निर्देश के उत्पाद को शुद्ध किया जाता है। भारत में खपत होने वाले कृषि उत्पादों के लिए तीसरे पक्ष की गारंटी के रूप में कार्य करता है। 15 नंबर क्वेश्चन कि भारत के नगम अंतर्देशीय जलमार्ग की अनुमति लंबाई कितनी है। यह है तो 14,500 है। तो देख लेते हैं कि 14,500 में किलोमीटर लंबाई है। ये राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार कुल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग NW घोषित किया गया है। हल्दिया से इलाहाबाद तक जलमार्ग 1886 में राष्ट्रीय जलमार्ग बनाया गया था। यह भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWA 27 सितंबर 1986 को अस्तित्व में आया था।
अंतर्देशीय जलमार्ग के बारे में क्या थोड़ा जान लेते हैं कि नदियाँ, झील, नहर, ग्रेक वाटर, जलाशय मुख्य रूप से अंतर्देशीय जलमार्ग का स्रोत है। ये पानी का एक हिस्सा जो समुद्र का हिस्सा नहीं है, जिस पर 50 टन की कम क्षमता कोई क्राफ्ट नहीं जा सकता है। जब समान रूप से लोड किए जाने वाले जलमार्ग को नौवहन किया जाता है। तो इसे देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस मिल स्थापित की गई थी 1854 ने किया था। पहले सूती कपड़ा मिल 7 जुलाई 1854 में बॉम्बे के कावसाची में डाबर के द्वारा स्थापित किया गया था। 1500 1500 ईसा पूर्व और 1500 ईसा पूर्व सूती वस्तु को उत्पादन में भारत का एक अधिकार था। भारत में कपास खेती के लिए दुनिया का सबसे बड़ा भूमि क्षेत्र है। भारत में कपास की उपज के लिए उपयुक्त तापमान, वर्षा और मिट्टी है। कपास की खेती काली मिट्टी की जाती है, जिसमें कपास की मिट्टी रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। दक्कन के पठार में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ शामिल है, जो कपास के प्रमुख उत्पादक हैं। दो विश्व युद्ध यूरोप में लड़े गए क्योंकि भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश था। ब्रिटिश ने कपड़े की मांग थी, इसलिए उन्होंने भारत में सूती वस्त्र का विकास बढ़ा दिया। भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र उत्पादक देश है भारत। सबसे बड़ा कपास के उत्पादक क्षेत्र है गुजरात। विश्व में सबसे बड़ा कपास के निर्यातक कौन है? अमेरिका। तो अब आगे देख सकते हैं कि 15 अगस्त 2014 को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री द्वारा औपचारिक रूप से मेक इन इंडिया पहल शुरू की गई थी। कब किया गया था? 25 सितंबर 2014 को। भारत ने सरकार ने 25 सितंबर 2017 को घरेलू विदेशी कंपनियों द्वारा भारत विनिर्माण वस्तुओं को ध्यान केंद्रित करने के लिए मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई थी। अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी लाने के लिए औद्योगिकीकरण, उद्यमिता को बढ़ावा देना और रोजगार को उत्पन्न करना है। भारत में निर्यात इसके आयात से कम है। मेक इन इंडिया का मानना है कि उद्यमशीलता और बढ़ावा देना लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है व्यापार करने पर आसानी से। आगे का देख लेते हैं कि 18 नंबर क्वेश्चन कि अकबर द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में कौन सा अन्य युद्ध तुलना में नवीनतम था? ये हल्दी घाटी का युद्ध था। हल्दी घाटी 18 जून को 1576 में लड़ा गया था। यह मेवाड़ में राणा महाराणा प्रताप मुगल सम्राट के अकबर के सेनाओं के बीच लड़ा गया था। युद्ध का स्थल हल्दी घाटी के एक संकरा पहाड़ी दर्रा था। थानेश्वर का ऑप्शन है, तो थानेश्वर के बारे में जान लेते हैं कि थानेश्वर युद्ध 1567 में हरियाणा में सरस्वती नदी के तट पर थानेश्वर के पास लड़ा गया था। थानेश्वर का युद्ध, जिसे तपस्वियों के बुद्ध के रूप में भी जाना जाता है, 1567 में सरस्वती घग्गर नदी के तट पर थानेश्वर के पास मुगल सम्राट अकबर राजपूत के बीच में लड़ा गया था। अब पानीपत के थोड़ा युद्ध इसमें ऑप्शन है, तो ऑप्शन है कि पानीपत का युद्ध में 1556 में पानीपत में लड़ा गया था। यह युद्ध में भारत सम्राट हेमूचंद और विक्रमदत्त और मुगल साम्राज्य के बीच अकबर के द्वारा लड़ा गया था। इसमें ऑप्शन है तिक्का-रोई। तिक्का-रोई क्या है? ये तिक्का-रोई अकबर और बंगाल के सल्तनत के बीच में 1575 ईस्वी में लड़ा गया था। यह युद्ध मुगल सेनाओं के बीच जीता गया। इसके लिए परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य को मिला गया था। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा समाज सुधारक महिला शिक्षा और विधवा विवाह के लिए समर्पित था? ये था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर महिलाओं शिक्षा विवाह के लिए मजबूत अभियान चलाया गया था। उनके प्रयास परिणाम विधवा विवाह को सरकार द्वारा कानूनी दर्जा दिया गया था। यह बहु विवाह, बाल विवाह खिलाफ भी थे। उन्होंने महिला शिक्षा के लिए महान प्रयास किया था। वह कम से कम 15 महिला कॉलेज से जुड़े थे। बेथुन कॉलेज 1849 में सचिव थे। हेनरी विलियम्स ड्रूजियो का यज्ञ बंगाल कैंपन का संबंधित है। ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मौर्य वंश नंद वंश की शासनकाल में मगध पर शासन किया था। ये नंद वंश का ही शासनकाल था। तो मौर्य वंश के नंद वंश का मगध पर शासन किया था। महापद्मनंद राजा बनने के लिए कालशोक को हत्या की और सिंहासन पर बैठ गया था। उसके शासनकाल में साम्राज्य विकसित किया हुआ था। कुरुक्षेत्र में उत्तर में कुरुक्षेत्र से गोदावरी घाटी का और दक्षिण में पूर्व में मगध नर्मदा के पश्चिम तक महापद्म कलिंग के सहित कई राज्यों में विजय प्राप्त की। ये धन लोलुप थे और भारी करों को जनता से अनुचित वसूली करके नापसंद थे। यूनानी लेखक अनुसार नंदों को सेना में 20 लाख पैदल सेना
20,000 घोड़सवार और 2,004 घोड़े वाले रथ और 30,000 हाथी शामिल थे। अंतिम शासक घनानंद था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य का पराभूत किया गया था। इसे 321 में ईसा पूर्व में मौर्य वंश का स्थापना किया था। अब थोड़ा मगध के बारे में जान लेते हैं कि मगध एक प्राचीन भारतीय राज था। इसमें ऑप्शन है मगध, ठीक है। तो मगध के बारे में जान लेते हैं कि मगध का प्रथम राजधानी राजगीर थी। मगध का प्रथम शासक हर्यक वंश था। बिम्बिसार ने मगध के साम्राज्य के लगभग 52 वर्ष तक शासन किया था। भारत में सिकंदर आक्रमण के दौरान नंद वंश ने मगध साम्राज्य पर शासन किया था। नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य के पराभूत किया था। बिम्बिसार ने 1545 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन में बैठा था। बिम्बिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। बिम्बिसार ब्रह्मदत्त को पराजित किया था और मगध पर अंग पर राज्य में विलीन हो गया। बिम्बिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी था। अब थोड़ा नंद राजवंश है, ठीक है। नंद राजवंश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नंद राजवंश 344 ईसा पूर्व में 323 ईसा पूर्व तक। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक मंडीवर्धन का महापद्र था। ये प्रभु इसे पहला गैर क्षत्रिय वंश माना जाता है जो 100 वर्ष तक शासन किया। महापद्म सर्वछत्रा अर्थात सभी क्षेत्रियों का निर्मूलक उर्वशी विशाल सेना स्वामी के रूप में जाना जाता है। घनानंद राजवंश का अंतिम राजा था। थैंक यू। सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, इससे मोटिवेशनल मिलता है। और इस तरह अगर चाहते हैं तो इस तरह का स्ट्रेटेजी के हम जरूर लाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।